इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दिव्यक भाई हमारे साथ आ गए हैं। भाई दिव्यक भाई, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई दर्शकों ने मुझे कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि भाई आप दिव्यक भाई को एक बार लाते हो और फिर महीने भर भूल जाते हो। तो मैंने कहा कि नहीं यार, दिव्यक भाई को मैं बुलाता हूँ और जरूर बात करता हूँ। नहीं श्योर। नमस्ते सर, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। और सारे दर्शकों के प्यार के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। बिल्कुल, मतलब दर्शक तो आपके डेटा के, आपके फैक्ट्स के फैन हो चुके हैं, लिटरली फैन हो चुके हैं। वो कई सारे मेरे वीडियोस पे करते हैं कि यार दिव्यक भाई ने क्या ये बात कही थी, ये चीज तो हमने पकड़ ली है और ये हम पाकिस्तानियों को ऐसे जवाब दे रहे हैं, हम उनके फैक्ट्स के जरिए। कोई जवाब नहीं मिलता, सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने कहा भाई यही काम करना है, जहां भी प्रोपेगेंडा हो, जहां भी इलॉजिकल बातें हो, गलत फैक्ट दिए जा रहे हो, वहां पे फैक्चुअल चीजें ही सस्टेन बिल्कुल। करेंगी और फैक्चुअल चीजें ही आगे बढ़ेंगी। दिव्य भाई, आज जो मेरा टॉपिक है वो चाइना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई अभी ब्रिक्स की मीटिंग में भारत के पीएम मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो है उधर के प्रेसिडेंट, उनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद कहा गया कि जी संबंध अच्छे होने चाहिए, एलएसी पर थोड़ा स्ट्रेन है, उसको ठीक करना चाहिए और बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन आज जो टॉपिक, जो मेरा मुख्य मुद्दा है, वो है चाइना की बिगड़ती इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो एवरग्रांडे है, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो करीब करीब दिवालिया हो चुका है। बिल्कुल। नहीं सर, एवरग्रांडे ने तो बैंक्रप्सी फाइल भी कर दी, तो वो प्रॉपर हो चुका है। करीब करीब तो 1.5-2 साल से हम बातें सुन रहे थे। प्लस अगर चाइना को आप देखेंगे, चाइना की जीडीपी में 30% रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट करता है। तो करीब $60 ट्रिलियन का मार्केट शेयर है रियल एस्टेट का चाइना में। और पूरी की पूरी रियल एस्टेट डूबी है। एवरग्रांडे सबसे बड़ी कंपनी है, तो हमें इसका नाम याद रहता है, न्यूज में आता है एवरग्रांडे। आर्टिकल में और भी बहुत छोटे छोटे नाम होते हैं, चीनी नाम होते हैं, जो हमें याद भी नहीं रहेंगे। ऐसी हजारों कंपनियां डूबी हैं, जो ये छोटे शेडो डेवलपर भी डायमंड्स हैं उसमें। वगैरह। बिल्कुल, वो भी डूबे हैं। तो ये पूरी मार्केट डूबी। आप समझे ना, किसी भी मुल्क का अगर सबसे बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूटिंग शेयर होल्डर अगर वो ही डूब जाए, वो सेक्टर आपका तबाह हो जाए, तो उस मुल्क की क्या हालत होगी। सिर्फ जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, रियल स्टेट वाज आल्सो द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द चाइना। मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कंस्ट्रक्शन में लोग एम्प्लॉयड हुए थे चाइना में। तो ये दो बड़े इश्यूज। कोविड के बाद देखे, कोविड से जो एक चीज जो चाइना की गई ना दुनिया से, वो थी इसकी ट्रस्ट। दुनिया का, दुनिया को समझ में हर कोई अंदर कभी ना कभी बात करता था, पर कोई एक्शन नहीं लेता था। वो ट्रस्ट जब गया, तो फिर सबने एक्शन लेना शुरू किया। कोई सप्लाई चेन रिजिलियंस कहता है, कोई फ्रेंडली ऑफशोरिंग कहता है, कोई क्या कहता है, तो कोई क्या कहता है। हर मुल्क ने अपने टर्म्स निकाले हुए हैं। इसके बाद आप चाइना के बाकी सेक्टर्स उठा लें। चाइना की 4 नेशनल एयरलाइंस हैं, एयर कैरियर्स हैं। चारों का पिछले 3 या 4 साल से वो चारों की चारों लॉसेस में है। $832 मिलियन, $832 मिलियन का सालाना उनको लॉसेस है, चारों का मिला के। आप बुलेट ट्रेन को देख लें, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, पर उस पूरे नेटवर्क में सिर्फ 2 रूट्स उनके प्रॉफिटेबल हैं। एक बीजिंग टू शंघाई और एक उनका शंघाई टू किसी और शहर है। सिर्फ यही 2 रूट प्रॉफिटेबल है। एनुअली चाइनीज रेलवे कॉर्पोरेशन को $1.2 ट्रिलियन के लॉसेस हैं एनुअली, पिछले 3 साल से। अब इसके बाद आप वाटर प्रॉब्लम पे हम आ जाते हैं। वाटर प्रॉब्लम सर चाइना में इतनी बड़ी है ना, जितनी वो दिखाते नहीं है। असल जंग क्या है? लद्दाख क्यों चाहिए? तिब्बत क्या था? ग्लेशियर। लद्दाख में क्या है? ग्लेशियर। अरुणाचल में क्या है? वाटर। ठीक है, उनको असल में ये जंग है पानी की, क्योंकि चाइना के पास पानी खत्म हो गया है। और जो पानी उनके पास है, एज पर रिपोर्ट्स, वो पानी इतना गंदा है कि वो इंडस्ट्री में भी यूज नहीं किया जा सकता। एग्रीकल्चर और पीने को तो छोड़ें, वो इंडस्ट्री में भी यूज नहीं किया जा सकता। वो पानी इतना गंदा हो चुका है। इनकी जो मिसमैनेजमेंट थी वाटर की, सिंस 1992 से लेके 92 से इन लोगों ने वाटर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, कोई 3 साल 5 साल। और फिर सबसे ज्यादा जो तबाही की, वो की थी थ्री जॉर्जेस डैम में। वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना के रिकॉर्ड तो बना लिया, पर उससे क्या किया इन लोगों ने, पूरी जो वाटर स्ट्रीम होती है, वाटर बॉडीज थी चाइना की, जो पूरा इकोसिस्टम था, बायोडायवर्सिटी थी, वो सारी तबाह कर दी। तो पीने का पानी तो छोड़ें, एग्रीकल्चर भी आप छोड़ दें, आप सोचें इंडस्ट्री के लिए भी पानी नहीं है चाइना की। आप पावर क्राइसिस को उठा लें,
चाइना के पावर क्राइसिस कितने ज्यादा है, और पावर क्राइसिस क्यों है? अ, बिजली का यूनिट का रेट सीसीपी तय करेगी, पर कोयले का रेट जो है वो सीसीपी के मेंबर तय करेंगे, जिसके पास जितनी खदानें हैं। तो वो करप्शन वाला इशू, करप्शन भी उनके कल्चर में एक है। आप ये देखें, शंघाई का जो पोर्ट है, 20 साल या 25 साल हो गए शंघाई का पोर्ट कभी 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं रहा। अभी पिछले 6 महीने से वो 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 14% एक्सपोर्ट्स चाइना की डिक्लाइन हुई है लास्ट 3 सालों से, लगातार हो रही हैं। सैंक्शंस लग चुके हैं काफी एरिया से, तो आपके वेस्टर्न कंट्री स्पेशली शिनजियांग से तो कोई भी इंपोर्ट नहीं कर रहा। एनीथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन शिनजियांग इज नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड टू वेस्टर्न कंट्रीज, सैंक्शंस की वजह से। ये उइघर वाला इलाका है ना ये तो। उइगर वाला इलाका, और उइगर इशू हाँ। की वजह से ही, उइगर इशू की वजह से ही। हम्म। हाँ, लेकिन उस इलाके से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड को जाती हैं, तो वो एक अलग ही कहानी है। उसके बाद अगर आप आ जाएं इस फूड क्राइसिस, अब पानी की वजह से चाइना में फूड क्राइसिस सबसे ज्यादा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अगर फूड ग्रो भी करता है, ठीक है, आटे में नंबर 1 है, व्हीट में भी, राइस में भी नंबर 1 है राइस में चाइना, नंबर बहुत 1 है। बहुत सारी चीजों, पर वो एक्सपोर्टर में भी टॉप 5 में आता है फूड के। इंडिया एक्सपोर्टर के टॉप 10 में भी नहीं है। ओ, इंपोर्टर के, सॉरी, इंपोर्टर के टॉप 10 में भी नहीं है इंडिया। चाइना इंपोर्टर की लिस्ट में टॉप 5 में आता है। फूड क्राइसिस चाइना में बहुत ज्यादा है, और खाना उधर नहीं बन रहा क्योंकि जमीनें बंजर हो गई हैं। लास्ट ईयर जून जुलाई में चाइना के पता नहीं 65 लाख हेक्टेयर्स वो बैरन लैंड हो गए, पानी की कमी की वजह से, वाटर इश्यूज। पानी नहीं थी, 4-5 साल तक उनको पानी नहीं दिया गया, पानी नहीं था तो उस पर काम भी नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, वो बंजर हो गए। फॉर एग्जाम्पल कल पानी आ भी जाता है तो उन जमीनों को सीधा करने में फिर 4-5 साल लग जाएंगे। अच्छा 1-2 देव साल भाई, में वहां पर खेती बीच जी। बीच में मैं रोक रहा हूँ। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि घोस्ट टाउन्स हो गए हैं। जो रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्कुल बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई वो बिल्कुल। घोस्ट टाउन्स हो गए। अब उनको वो तोड़ रहे हैं, तो एक तरह से वो तो जमीन बर्बाद ही हुई, दूसरा वो खेती के लायक भी नहीं रही। अब तोड़कर क्या फायदा होगा उनको उन जमीनों का? सर मेरे हिसाब से तो सिर्फ वो उन गोस्ट टाउन्स को तोड़ रहे हैं जहां पर ये फिर से नया वाटर स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर लिंकिंग का और वाटर स्ट्रीम वाटर बॉडीज के लिए। सारे के सारे नहीं तोड़ रहा है। और चाइना के एक वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, अभी कोई एक वीडियो भी आई थी 2-3 हफ्ते पहले। चाइना के क्या था कि 20 साल में उनके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो, हजारों की तादाद में चीजें एडवांस में बनाएंगे, हम तो एक्सपोर्ट तो हो ही जाएंगी, हम तो चाइना है। तो ये गोस्ट टाउन भी वैसे ही थे, ये तो बिक ही जाएंगे, हम ये तो चाइना है। बिके जाएंगे, हाँ, और क्योंकि रियल एस्टेट हाँ, बूम भी कर रहा था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ का 21.4%, ठीक है। उसके बाद चाइना बोलता है अब हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ही पब्लिश नहीं करेंगे। हाँ, डेटा ही पब्लिश नहीं करेंगे। और मैं जितने ये मैंने अभी नंबर्स बताए हैं और आगे हम जो बताने वाले हैं, ये सारे के सारे या तो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स वगैरह के हैं, या तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हैं, या चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट्स के हैं। और मैं किसी भी नंबर पे बिलीव नहीं करता, पर पब्लिक में ये है तो हम ये बता रहे हैं। नहीं तो चाइना का तो सिंपल है, वो जो भी बोले उसका 3 गुना लेके चलो। लॉसेस अगर 1.2 है तो शायद 3 गुना भी हो सकते हैं, लोन में है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, कुछ कह ही नहीं सकते, चाइना का सारा फर्जीवाड़ा है। आप इसके अलावा देखें चाइनीज करेंसीज को देखें, जो रेमबी है, अभी बीच में ये पकड़ा गया कि जो चाइना में प्रिंटेड करेंसीज हैं, एक ही सीरियल नंबर के उन्होंने 6-6 नोट छापे में। ये और तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसी तरीके से तो सस्टेन करते हैं, और इसी तरीके से तो ये अपने लोन दे रहे हैं। अब लोन भी तो आप देखें ना, $53 ट्रिलियन, ग्लोबल इकोनॉमी 98-99 ट्रिलियन है। आधी इकोनॉमी जितना, ग्लोबल इकोनॉमी जितना तो सिर्फ लोन लेके बैठा हुआ है चाइना। चाइना डूबेगा तो यूरोप को लेके डूबेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन जो है वो यूरोप के पेंशन फंड, सेंट्रल बैंक, हेज फंड्स वहां से आए हुए हैं। और अमेरिका को तो बचा लिया डोनाल्ड ट्रम्प ने पीसीओबीए एक्ट लगा के, लेकिन यूरोप जाएगा इसके साथ साथ। उसके बाद अगर आप देखें, अब कंपनियों की हम बात करते हैं, कितना अफेक्ट आया है रिसेंट टाइम से। पहले तो आप एआई का देख लें, एआई बैन हुआ, उनका खत्म किया उसका सपना। अमेरिका ने, क्वाड ने, बेसिकली मैं क्वाड बोलूंगा क्योंकि क्वाड की अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है, उसके तहत सैंक्शंस लगाए गए हाई एंड और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो एआई के लिए यूज किए जाते हैं। एआई का सुपर पावर अब चाइना नहीं बन सकता। उसके बाद आप ये देखें कि
8,500 कंपनियां 2022 में चाइना छोड़ के निकली हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स चाइना के हैं। मैं कहता हूं आप इसका 3 गुना करें, और वो कंपनियां कहां गई हैं? 50% वो कंपनियां आई हैं इंडिया, 30% वो गई हैं वियतनाम, 20% वो गई हैं थाईलैंड, फिलीपींस, ये लाओस और आपका इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया। मतलब सारा जो एंटी चाइना बेल्ट है, ये कंपनीज वहीं पर गई हैं, बिल्कुल करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल। एंटी चाइना बेल्ट, या वो बेल्ट जहां पर इंडियन नेवी को एक्सेस है, या वो बेल्ट जहां पर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स की डील्स हो रही हैं, होने वाली हैं। तो ये सारा वही का वही बेल्ट है। इसमें अब साउथ चाइना सी की बात की तो मुझे कल एक और चीज थी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था मोदी जी की, जो वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को बता रहे थे, चंद्रयान का समझा रहे थे कि वो लैंड हुआ है एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। उनके मुंह से साउथ पोल की जगह साउथ चाइना सी साउथ निकल चाइना गया। निकल गया। देखिए, मुंह से बात तभी निकलती है जब दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो बिल्कुल, आप और हो ये सकता है समझे कि कि वो आने, जानबूझकर भी निकाली गई हो। ना 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 सर, वो जान पूछने वाला लग नहीं रहा था, वो लग नहीं रहा था वैसा। तो अब ये समझे कि आने वाले वक्त में शायद कुछ बड़ी खबर आ जाए साउथ चाइना सी से। बाय द वे, साउथ चाइना सी में इंडिया की ऑयल कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करती है, ऑयल ब्लॉक्स के वहां पर लिए में लीज किए में। तो ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि इंडिया एनर्जी सरप्लस बाय 2029 एनर्जी सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट करेगा 29 तक, क्योंकि इंडिया ने दुनिया में ऑलरेडी ब्लॉक्स खरीद लिए, उस पर काम चल रहा है। 2024 में पहला ब्लॉक एक्टिव होगा, फिर 25 में होंगे, 26, 27, 28, लास्ट जो होगा वो 29 में जाके होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जो लड़ाई चल रही है वो पावर की ही लड़ाई है, एनर्जी की लड़ाई है, बिल्कुल हर जगह इसी की नीड है। बिल्कुल। अब सर इसके अंदर अब एक उसमें आ जाते हैं हम ब्रिक्स के ऊपर। अब ब्रिक्स के अगर आप ऊपर आते हैं, तो पहली क्या चीज थी, वेंगी ने एनएसए को क्या बोला, अजीत डोभाल को, कि भाई बैठो, बातचीत करो, स्टैंड ऑफ कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, XYZ कर लेते हैं। आप पिक्चर लगाएं, वो पिक्चर में वेंगी का मुंह नीचे, अजीत डोभाल के चेहरे पे 32 mm की स्माइल है, और उनका चेहरा बिल्कुल यूं है। बॉडी लैंग्वेज, जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में बॉडी लैंग्वेज ही कहानी बयान कर देती है। तो क्या जवाब दिया होगा वो हम सब समझ गए। जी जिनपिंग ने बोला था कि मेरी बायोलेटरल मीटिंग को इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। इंडिया ने बोला जब तक पीछे नहीं हटते, वो पुरानी पोजीशन जो 2020 के उससे पहले की पोजीशन पहले पे वाली। जाओगे, जी। तो उसके बाद बातचीत करेंगे। उसके बाद भी ये नहीं होगा कि कॉपरेट वगैरह करेंगे। फिर अब इसके बाद आप एक और चीज देखें, अब चाइना को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी इंटरनेशनली आइसोलेटेड है। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, और वक्ती तौर पे टाइमली रशिया को छोड़ के बाकी किसको ये अपना दोस्त बोल सकता है आज की तारीख में? म्यांमार को भी नहीं बोल सकता ये कंबोडिया को भी नहीं बोल सकता, आइसोलेटेड है। तो वो अपने जो जो इसने बेल आउट पैकेजेस दिए हुए, दबा के लोन्स दिए हुए, उन कंट्रीज को ऐड करवाना चाहता था, ताकि एससीओ की तरह ब्रिक्स भी चाइना डोमिनेटेड हो जाए। तो पहले तो इंडिया ने उधर उसका वो तोड़ दिया सपना। देखिए, उसकी बात भी मान ली, लेकिन उसका सपना तोड़ दिया। मुंह से एक निकली बैरियर बात लगा मान ली, दिया, एक बैरियर लगा, बैरियर लगा दिया। मुंह से निकली बात को मान लिया, दिल की बात को दबा दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी के नहीं आएंगे, लेकिन एक्सपेंशन चाहते हो तो ठीक है, करते हैं। अब इस एक्सपेंशन पे लेकिन भी ये एक चीज शर्तें होंगी। छोटी सी, हाँ, लेकिन इसकी शर्तें होंगी इसकी। देखो तरीकेकार होगा, शर्तें होंगी, हम्म। ऐसे थोड़ी ना कि कोई किसी को भी मुंह उठा के डाल दो। अब मैं इस पे सिर्फ थोड़ा सा ब्रिक्स पे एक हिंट देना चाहता हूँ। 6 नेशंस को ऐड किया गया, टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे 1 जनवरी से। इन 11 मेंबर में जो 6 मेंबर है, वो दुनिया के टॉप 9 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन में से 6 तो वो हैं, और इन बिल्कुल। 6 मेंबर्स के पास दुनिया का 80% ऑयल रिजर्व है। तो आप ये समझे, पेट्रो डॉलर को भी लग गई, जो अगली हम बात करने वाले करेंसी के ऊपर। चाइना का क्या था, ब्रिक्स करेंसी, और इंडिया ने क्लियरली कह दिया ब्रिक्स की करेंसी तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं बनने वाली, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी चाइना को हेल्प करती, उसके रेमबी को हेल्प करती, उसकी इकोनॉमी को हेल्प करती, और ये जो उसका फर्जीवाड़ा है ये नहीं पकड़ा जाता चाइना का, और चाइना और उससे स्ट्रांग होता। और ये जो आपने जो कंट्रीज बोली कि इनके पास 80% का ऑयल रिजर्व है, इन कंट्रीज से हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हो गए हैं। अर्जेंटीना में इंडिया की माइंस हैं, ब्राजील में, ठीक है, इंडिया के ऑयल ब्लॉक्स हैं। उसके बाद इथोपिया में इंडिया के करीब 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर की है, लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, मल्टीपल डबल डिजिट्स में प्रोजेक्ट्स वहां पर डेवलपमेंट के चल रहे हैं। $10 बिलियन इंडिया की इन्वेस्टमेंट हुई है इथोपिया में, और इथोपिया में आपके ये रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलते हैं।
तो वो चीजें भी हैं, स्पेशली टाइटेनियम और टेंटलम जो डिफेंस इंडस्ट्रीज, इसरो, स्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। उसके बाद आपका ईरान है, ईरान का सबको पता है, यूएई का भी पता है, सऊदी का भी पता है, और इजिप्ट है। इजिप्ट के पास भी थोड़ी बहुत गैस भी है इजिप्ट के पास, और इजिप्ट के पास फर्टिलाइजर बिल्कुल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया के पास फर्टिलाइजर की कमी है, इजिप्ट के पास फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। सुएज कैनाल पे बैठा हुआ है, वो हमारे चक्रव्यूह का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड है, हमारे नेकलेस ऑफ डायमंड है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप ये देखेंगे इंडिया किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हर फ्रंट पे जा रहा है। और अगर हम एक लॉजिकल या उस पे कॉन्सेप्चुअल चीज पे आ जाते हैं, ऑन पेपर जिसे कहते हैं ना, ये तो हमने फैक्ट एंड फिगर्स की बात की, ठीक है, जो कोई भी जाके, अब मैं ऑन पेपर की एक बात करूं, अमेरिका कंजम्पशन इकोनॉमी है, वो कुछ नहीं बनाता, 5 से 10%, 10 भी नहीं बनाता होगा, 5 से 7-8% वो कुछ बनाता है, बाकी हर चीज इंपोर्ट करता है। उसके इंपोर्ट, उनके डॉलर को, अगर उनकी डॉलर गया, अमेरिका चला जाएगा। ठीक है, आप उसकी इकोनॉमी को समझें। अमेरिका नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। वो इसलिए नंबर 1 नहीं है कि उसके वो क्या है, उसके बाद ना मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज के नाम पे कॉम भी हर चीज तो आउटसोर्स कर दी है। डॉलर को उसने कॉमन करेंसी बना दिया बाकी देशों के लिए। तो ये बिल्कुल उसकी बहुत बिल्कुल बड़ी मजबूती। यही मजबूती है, और इसका तोड़ शुरू हो गया ना आपका ब्रिक्स से। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है अगले साल से, पेट्रो डॉलर भी जाएगा, ऑयल के रेट, ऑयल की प्रोडक्शन अब इंडिया तय करेगा, ब्रिक्स तय करेगा बेसिकली। उसके बाद आप दूसरी चीज, अब चाइना पे आते हैं। चाइना क्या है, एक्सपोर्टर इकोनॉमी, कंजम्पशन क्या है, जीरो, मतलब वही 5-7%। आप चाइना के सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलाका को सिर्फ 1.5 महीना ब्लॉक करें, चाइना खत्म, चाइना लिटरली खत्म, 1.5 महीना। और स्ट्रेट ऑफ मलाका पे तो इंडिया का इतना स्ट्रांग होल्ड है, किसी की मदद भी नहीं चाहिए, इंडिया अकेला स्ट्रेट ऑफ मलाका को जितना चाहे उतने टाइम तक होल्ड कर सकता है। इस तरफ फबांग पे हमें एक्सेस है, उस तरफ चांगी पे एक्सेस है, अंडमान निकोबार तो है ही है हमारे पास, है ही है। और मेमार से जो ऑयल इधर लाइन जो जाती ये है। जो और ये जो सुंदा पोर्ट है, वहां पर अभी हमारी उधर से ही गई है हमारी सबमरीन पहली, जो इंडोनेशिया में डिप्लॉय बिल्कुल हुई। तो वहां भी बिल्कुल संदेश बिल्कुल दे दिया गया चीन को कि भाई इधर का रास्ता भी, लॉन्ग रूट भी तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, एक और चीज है, अ, चाइना का जो ऑयल है वो ज्यादातर मेमार से जाता था, मेमार से उन्होंने पाइपलाइन बनाई हुई है, उस पाइपलाइन से एग्जैक्टली 111 किलोमीटर दूर इंडिया ने अपना पोर्ट ले लिया, बिस्फे पोर्ट, जो मार्च में इंडिया को मिल गया, ऑपरेशनल हो गया। उस पोर्ट से वो कितना दूर है? अच्छा, आप उस पाइपलाइन से फिर उस तरफ भी चले जाओ, उस तरफ चिटक होंगे। तो बांग्ला, हाँ जी बिल्कुल। इंडिया बोलता नहीं है, इंडिया के पास शायद कोई ग्लोबल टाइम्स नहीं है भोपू जैसा, नहीं तो इंडिया जितना कुछ कर रहा है ना, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इंडिया क्या क्या करता है। और मैं और एक चाइना आखिरी ये चीज, बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। चाइना ये बिल्कुल बात अच्छी बिल्कुल तरह से समझ बिल्कुल रहा है, लेकिन वो भी खुल के बोल नहीं पा रहा है। सर, वो कैसे बोलेगा? अरे वो बोलेगा तो वो तो रातों रात शायद पूरी दुनिया की डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगी अगर ये उसने खुल के बोल दी कभी। और अगर आप देखें दूसरी तरफ, इंडिया खुल के सामने फ्रंट पे आके खेलता है, चाहे ताइवान हो चाहे तिब्बत हो, जो 75 साल में 77 साल में कभी भी नहीं हुआ। ये डिप्लोमेटिक चेंजेस जो हुए हैं। अच्छा, दूसरे एक इंडियंस में कुछ इंडियंस ऐसा भी सोचते हैं कि यार रशिया कहाँ जाएगा। मैंने कहा अभी इंडिया जहां है ना, रशिया यूक्रेन वॉर में, इंडिया चाइना की खुदा ना खास्ता अगर वॉर होती है तो रशिया उसी जगह पे होगा जहां पर इंडिया है। इंडिया क्योंकि ये बिल्कुल। कभी भी नहीं भूलना चाहिए, आज से 50 साल पहले रशिया चाइना पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, अमेरिका ने बचाया था बिल्कुल चाइना को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो न्यूक्लियर बम आज की तारीख में भी डिप्लॉयड है चाइना के ऊपर, व्लादिवोस्टॉक के पास। आज ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के ओपनली उन्होंने कहा है कि 2045 के बाद वी विल कैप्चर रशियन टेरिटरी, वो क्लेम करते हैं रशिया की टेरिटरी। तो ये वक्ती तौर पे दोस्त हैं। आप ऐसे समझें, जब तक अमेरिका में डेमोक्रेट हैं तब तक पुतिन और शी जिनपिंग दोस्त हैं। जिस दिन रिपब्लिकन आए ना, उस दिन ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों का फिलहाल कॉमन दुश्मन एक है, अमेरिका। एक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक और चीज आखिरी में जब बताऊं, आर्कटिक सर्कल में $10 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स वगैरह बहुत कुछ है। रशिया के साथ सिर्फ एक कंट्री वहां पर पार्टनर है, इंडिया। और सर अब मैं आगे एक और चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं, शेडो बैंक्स का भी आपने रिसेंटली खबर सुनी थी, हफ्ता डेढ़ पहले कि शेडो बैंक थी जिसका जी बिल्कुल, वो जी बिल्कुल। बैंकरप्ट हो गए। सर ये हुँ, हुँ, खबर हुँ। अभी आई है एक बैंक की, इससे पहले करीब नवंबर की बात है। नवंबर में चाइना में 5 बैंक्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर गई थी।
यही शेडो लोन्स जो होते हैं और ये जो हेरा फेरी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में ये इनर मंगोलिया जो कब्जा किया हुआ है ना, उस साइड पे ये सारे बैंक्स थी। जिसमें ये भी आया था कि भाई पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई थी, फिर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी कि लोग पैसा ना निकाल पाए उन बैंकों से, ये भी हुआ था। बैंकों के आगे टैंक लगा दिए थे, वो टैंक वीडियोस लगा भी दिए आई थे, थी। यस यस टैंक लगा यस। दे, ये वही था। और ये अभी शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ होना है चाइना में। चाइना अभी वेंटिलेटर पे है, उसको 1.5-2 साल अगर चाइना को ऐसा ही रखा ना, अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन दिस प्लेनेट टू सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय और मैनेज टू डिस्ट्रॉय, कह लेते हैं डिस्ट्रॉय इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी को कोई खत्म नहीं कर पाया, टेररिज्म को खत्म कर पाया, इंसर्जेंसी को कोई खत्म नहीं कर पाया। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ मॉडर्न वर्ल्ड की, पिछले जो ये 125-150 साल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, चाइना के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो गई है। इनर मंगोलिया वाले बोलते हैं हमें मंगोलिया के साथ जाना है, तिब्बत वालों को तो इंडिया सपोर्ट करता ही करता है। उसके अलावा अच्छा, बाय द वे, इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी है मंगोलिया को। इंडिया की कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर मंगोलिया में इन्वेस्ट भी किए हैं। इंडियन ऑयल मेगा इंजीनियरिंग के साथ मिलकर वहां पर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी बना रही है, और इंडिया ने उधर एयर कॉरिडोर भी बनाया। दैट मंगोलिया इज आल्सो वन ऑफ द डायमंड इन द नेकलेस। शिंजियांग वाले, वहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप भी है, एक फ्रीडम ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है। अब ये देखे, टेररिस्ट ग्रुप इंडिया से मदद मांग रहा है कि भाई हमारी मदद करो आजादी में। और शिंजियांग इज पार्ट ऑफ तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 2 एयर बेसिस है इंडिया के, एक फारकोर में है, दूसरा यस पता नहीं कहां पर है, दूसरा नाम यस, मुझे याद नहीं। एक और है, हाँ। तो लोगों को जो बात वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है, मसला सारा ये है। हम तो कोशिश क्या कर रहे हैं, ये जो नहीं दिखता वो पता है। तो क्या ये समझा जाए कि चाइना ने जो एक तरह से, देखिए चाइना से चीजें बाहर निकलनी बहुत मुश्किल होती हैं, चाहे चाइनीज बिल्कुल। मीडिया हो, चाहे वो बहुत कंट्रोल है वहां पे। तो क्या ये माना जाए कि चाइना ने जो अपना एक पोस्चरिंग की पिछले 50 साल में, 40 साल में जो पोस्चरिंग की, वो एक झूठी पोस्चरिंग थी, वो एक बुलबुला था, और अब उस बुलबुले से हवा निकलनी शुरू हो गई है। देखिए, बुलबुला तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना मतलब आप समझेंगे, ओरिजिनल चाइना की इकोनॉमी जो है ना, जो जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट अगर रिलीज करेंगे ना, हद भी मान लो तो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इससे ऊपर की नहीं है तो ये जो 20 ये ट्रिलियन की लोग। बता रहे हैं जो, हाँ, तो वो सारा बुलबुला है। ये नेवी और ये जो सबमरीन, आप उनकी ये चाइना की नेवी की लिस्ट निकालें, 125 तो उसके अंदर कोस्ट गार्ड की शिप है। अच्छा, अब 75 डिस्ट्रॉयर लिखे हैं, वो 75 डिस्ट्रॉयर का एक एक को जाके खोल के देखें, भाई कितना पुराना है, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना। मतलब ये फोर्थ भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सेकंड जनरेशन की चाइना की सबमरीन, 70 सबमरीन है। भाई इस साल 2023 में है ना, 18 सबमरीनें रिटायर हुई हैं चाइना की, और अगले साल 12 और मजीद होने वाली हैं। होने 30 वाली है, सबमरीन ये बिल्कुल। सिर्फ 2 दिनों में गए, ये 2 सालों में गए। वो है ना, ये गुब्बारा है रिटायरमेंट की। कोई अच्छा, बाय द वे, ग्लोबल मीडिया भी नहीं करता, क्योंकि सीसीपी दुनिया के सारे बड़े मीडिया हाउसेस को डोनेशंस देता है ईयरली, हर साल। तो कोई भी चाइना के खिलाफ नहीं लिखेगा, बड़ी अखबार कभी भी नहीं लिखेगी, जो जिसका इम्पैक्ट होता है इधर ना, भी कभी भी बड़ा मीडिया हाउस। हमारे हमारे उधर भी तो आया ना, सर बहुत मैं सारी तो वो, इन्वेस्टमेंट हुई थी। नहीं वो तो न्यूज पढ़ के मैं अजीब मुझे लगा, मैंने बोला 18 लाख में बिक गया, कोई कोई 28 में बिक गया। बिकने का तो कोई रेट ढंग का लगाओ, 50 करोड़ 100 करोड़, सही लेकिन बात, 18 लाख में सही कौन बात। बिकता है? 18 लाख बिकने कहाँ वाले गए बिक गए। होंगे? एक टाटा नेक्सॉन ही आई होगी, वो भी ईवी वाली। नहीं आएगी, 18 नहीं में कौन आएगी, बिकता है? नहीं आएगी, नहीं वही आएगी। बात है, मैं वही बोलूं, मैं उस चीज पे मैं ये सोच रहा था, मैं इस ट्रेजेक्टरी पे था, आपको बिकना ही था, 50-100 करोड़ तो लेते सीसीपी के भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तो थोरियम, एक और चीज है, इस मैं तरह आखिरी से चीज ऐड कर दूं। अब, जी। चाइना इज चाइना पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के थोरियम रिजर्व के, ठीक है? तो मोदी जी ने ओपनली बोल दिया, तो हम तो बोल ही सकते हैं। कटवीचू आइलैंड का जिक्र किया, थोरियम का जिक्र किया मोदी जी ने। थोरियम रिएक्टर्स बन रहे हैं, आपका एक एक्टिव हो चुका है, और 10 और 9 मजीद बन रहे हैं 2032 तक। 9 बन रहे हैं जी, 9 बन 9 रहे और हैं, मजीद सबसे बन ज्यादा रहे हैं, बनाने वाले हम ही हैं अभी बिल्कुल। रिएक्टर में। और सबसे ज्यादा रिजर्व आपके पास है, थोरियम की कंप्लीट टेक्नोलॉजी एंड टू एंड आपके पास है। पूरी इन्वेंशन ही आपके बंदे ने की, डॉक्टर होमी जे बाबा ने तो आप ही के पास होगी।
दुनिया के पास थोड़ी ना होगी। तो उसके पीछे है। तो ये आप लोग जो देखते हैं ना, केरला में क्रिश्चियन मिशनरीज निकल जाते हैं, कुछ पोर्टों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, तो प्रोटेस्ट होते वो हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। सारा उसी चीज में है। ये फिर के अन्नामलाई श्रीलंका जाते हैं, वहां के तमिलियन से मिलते हैं। ये क्या है? ये सारा थोरियम से रिलेटेड है। ये अभी मुंजाल ग्रुप के ये क्या है, पवन मुंजाल, उसको पवन ईडी ले मुंजाल। गई ना, ईडी ले गई ना। हम्म, ये क्या है, पवन मुंजाल का आप आके जाके देखिएगा, कनेक्शन थोरियम से निकलेगा। बहुत कुछ है। और अब मैं आता हूं जरा इस पे, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आपने कही। जिस तरह से कंपनीज मूव ऑन हो रही हैं, आपने कहा कि 50% कंपनीज इंडिया में मूव हुई, हमने देखा एप्पल मूव हुई है, फॉक्सकॉन मूव हो रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मूव ऑन हो रही हैं। इसका फायदा इंडिया को कितने बड़े पैमाने पर होगा? इसका फिर फायदा इंडिया को बड़े पैमाने पे आपको नजर कब आएगा, मैं वो बताता हूँ। बड़े पैमाने पे होना तो शुरू हो गया नजर, एक आता है ना कि क्वांटम जंप। 26 की एंड के, आप 26 के बाद देखेगा इंडिया की इकोनॉमी में क्वांटम जंप आएंगे। भाई इस साल कितनी बड़ी, 1 ट्रिलियन बढ़ी। इस साल कितनी बड़ी, 800 बिलियन बढ़ गई। फॉरेक्स रिजर्व इस साल 150 बिलियन 600 ऐड हो गई। बिलियन ये बड़े बड़े हम्म, बड़े बड़े जंप आएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो देखें, चाइना से फैक्ट्रियां कंपनियां निकली हैं, लेकिन आप ये देखें ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पे देती थी वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो गए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल को चाइनीज ओन फैक्ट्री है, वो तो नहीं निकलेगी, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट गए। तो आप इसको हम्म, 3 गुना करें नंबर को, 8,500 को। और कहाँ गए? मेजोरिटी, पहली चॉइस इंडिया, सेकंड वियतनाम है, थर्ड पे ये फिर बाकी सारे आ जाते हैं आपके आसियान के कंट्रीज। और इलेक्ट्रॉनिक का आ गया आपका, लैपटॉप्स के आ गए ना। डेल ने अनाउंसमेंट कर दी है, एचपी ने अनाउंसमेंट कर दी है, फॉक्सकॉन ने कह दिया अगले साल से एप्पल हम इधर बना रहे हैं। वो एसर के जो लैपटॉप्स हैं वो आपका ये डेकाट्रॉन के साथ मिलके ये आपके कौन सा डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो बना रहे हैं। डिक्शन जियो टेक्नोलॉजी। बुक भी आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा। देखिए 26 का मैं क्यों कह रहा हूँ, 26 की वजह ये है, आप कभी नोटिस करिएगा इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो दिमाग खराब करने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, बेसिकली पानी पहुंचाना है, इंटरनेट पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है, फला करना है, रोड बनाना है, उधर कच्चा है, ये 26 के बाद तो खत्म हो जाएंगे। और हम्म, इंडिया ने जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिनकी कंप्लीशन डेट 28, 29, 30, 32, 35, आप उन प्रोजेक्ट्स को कभी पढ़ें। इस प्रोजेक्ट का आखिरी में मेन कंक्लूजन क्या होता है? 4.0, ऑटोमेशन, स्मार्ट, ऑटोमेशन। यस, ये लफ्ज यस। होते हैं। वो स्टेज टू डेवलप कंट्री की तरफ 2047 का। 26 तक आपके ये मसले मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। गरीबों के पास घर नहीं है तो लाइट नहीं है, तो बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तो क्वांटम जंप आपको तब दिखेंगे। मुझे अभी एक बात याद आ गई। अभी जब पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, तो उन्होंने एक बात कही कि जमाना एआई का है, अमेरिका, इंडिया। तो उनका इशारा उधर ही था। बिल्कुल सर, आप एआई। दूसरा देखें ना, तो आप आईटी का भी देख लें। इंडिया ताइवान, जो फेमिकॉन में बोला। यस। और मोदी जी तो ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जो हम लोग सर खुजा के महीनों तक सोचते रहे कि बोला क्या है, समझने में बड़ा टाइम लगता है। और अभी एएमडी के जो बहुत बड़े आए थे अधिकारी यहाँ पर, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की बात कही। अब सोचिए कि भाई, एक तरफ इंटेल है, एक तरफ एएमडी है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर बनाने में, और एएमडी और भी बहुत सारी चीजें बनाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में कर रहा है, तो इट मींस कि सेमीकंडक्टर में तो हम बहुत ज्यादा क्वांटम जंप लेने वाले हैं अगले 5 साल। अच्छा सर, मैं इसके ऊपर भी गया। क्योंकि लोग कह रहे थे एएमडी ने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया है पैसा, तो ये तो वो, फिर मैं थोड़ी रिसर्च की तो पर पता चला क्वालकॉम, एएमडी वगैरह कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता। इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या तो टीएमसी करती है या उनकी टीएसएमसी, दूसरी हाँ। कंपनियां करती है। ज्यादातर टीएमसी करती है, टीएसएमसी। हम्म, तो टीएसएमसी। टीएसएमसी ने तो अनाउंस कर दिया, वो तो जमीनें ढूंढ रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं तो कहता हूँ 99.com पे जाएं, या जो दूसरी आपकी वेबसाइट है रियल एस्टेट की, दिखाओ उनको जमीनें रेड़ा के ऊपर, जमीनें बेचो उनको दबा के। तो लोग रिसर्च नहीं करते। बात हुआ ना कि आपको गहराई में जा, इंटेल एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इंटेल खुद मैन्युफैक्चर करता है, इंटेल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पे नहीं करता देता। है। हम्म। तो और इंटेल ने कहा कि अगले 5 साल हमारा प्लान भी नहीं है इंडिया में आने का, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया, तो फिर आगे क्या बंदा बात करे। ठीक है। खैर, धीरे धीरे एनवीडिया आ सब सकता है, आएंगे। बाय द वे एनवीडिया आ सकता है। और एनवीडिया एनवीडिया भी बहुत।
सर एनवीडिया इज द लार्जेस्ट ग्राफिक सेमीकंडक्टर कंपनी, ग्राफिक कार्ड की तो यस सबसे बड़ी यस है। यस एआई यस के सारे कार्ड यही बनाते हैं, इसके बगैर तो एआई चली नहीं एनवीडिया के, और वो भी टीएसएमसी ही बनाते हैं। बनाते हैं, ये तो है। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी देखें, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखें, तो भारत का ब्राइट से ब्राइटर होता हुआ दिख रहा है और चाइना का स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, मतलब फीका पड़ रहा है वो। ये कहना सही होगा? तो सर फीका हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि जिस तरह की लाचारी इस बार ब्रिक्स में नजर आई ना, करेंसी उनकी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दे सकती थी। वो जो एक्सपेंशन अगर चाइना के मुताबिक होता तो उनकी आइसोलेशन एक एक हद तक खत्म हो सकती थी। और लेकिन ये दोनों चीजें जो नहीं मिली उसको, जो ये एक कहते हैं ना बूस्टर इंजेक्शन चाइना को बहुत जरूरत थी, तो ये लाचारी नजर आई है। फीकेपन से भी थोड़ा काम आगे निकल चुका है। लेकिन वही बात है ना कि वर्ल्ड सपोर्ट्स चाइना ओवर इंडिया, वो अब वेस्टर्न कबाल और सारा जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि वर्ल्ड डजंट प्रेफर इंडिया, स्पेशली मोदी। ठीक है, तो अगले बाय द वे वेटिकन का भी आ गया स्टेटमेंट, नेटो का, हम्म, यूरोप का जो नेटो का चीफ है उसका स्टेटमेंट भी आ गया इंडिया के खिलाफ। ट्विटर पे आप लोग ये भी जाके देखें। उसके अलावा जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट भी आ चुका है ब्रिक्स समिट के बाद, जब ग्रीस में थे कल मोदी जी। तो बिलीव इन योर लीडरशिप एंड जस्ट कीप पेशेंस फॉर नेक्स्ट कितने मंथ्स हैं, अगस्त चल रहा है ना आपका, कितने हम्म। 9 महीने, 8-9 महीने, बस 9 इतना महीने, पेशेंस 8-9 रखें। महीने, 8-9 महीने, हाँ, 8-9 महीने। उसके बाद ये टेंशन खत्म हो जाएंगी। देखिए, ये तो बात सही है कि भाई कोई बढ़ता हुआ हमें दिख नहीं रहा। अभी चंद्रयान पर भी हमने देखा, वो ब्रिटिश पत्रकार को देखा हमने, और भी पहले हम देख चुके हैं। तो एक वर्ग तो है, और वो ताकतवर वर्ग है जो चाहता नहीं है कि इंडिया बढ़े, चाहता नहीं कि मोदी जी आगे बढ़े, और चाहता नहीं कि मोदी जी रहें। क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि जब तक मोदी जी, अब ये सुन के ना कई लोग मुझे कहेंगे कि मोदी भक्त हो गया। मोदी भक्त होने की बात नहीं है, मैं तो रिजल्ट्स पे बात करता हूँ कि अगर मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो भाई उनको उन रिजल्ट्स को लाने में जो आदमी पीछे है उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। अब राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी की बात कर देते, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन ये सर है कि एक मैं जी। आखिर में ऐड करना चाहूंगा, मोदी जी जब गुजरात के इलेक्शन जीते थे दिसंबर में, 7 या 8 दिसंबर था, तो उन्होंने दिल्ली के कार्यकर जो हेडक्वार्टर्स है कार्यकर्ताओं को बोला था, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, लांछन लगाए जाएंगे, पर हमें मजबूती से लड़ना है। आप दिसंबर से मई 2024 तक की काउंटिंग करें, 18 महीने, महाभारत के 18 दिन। जनवरी हिडेनबर्ग होता है, फरवरी में कुछ होता है, मार्च में कुछ होता है, फिर मार्च में कुछ कुछ महीनों होता में मणिपुर होता है, फिर अगले महीने मेवात, नू और मेवात हो जाता है। उसके बाद आपका कुछ और हो जाता है। अभी आप देखें सितंबर में आपके फार्मर प्रोटेस्ट होंगे, कर्नाटका से शुरू होंगे। आपके अक्टूबर में फार्मा लॉबी के प्रोटेस्ट होने वाले हैं। ये दो तो एडवांस में हमें पता चल गए। ये नवंबर का, दिसंबर का हर महीने का प्लान हुआ है, ये हर महीने किए जाएंगे अटैक। आपको पेशेंस रखनी है और लीडरशिप पे भरोसा करो, ही इज मोर देन केपेबल। ठीक है, ही इज मोर देन है। केपेबल। चाणक्य कह के गए थे ना कि जब सब एक हो जाएं और एक मिलके राजा पर अटैक करने लगे तो समझो कि राजा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए देख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी इन डेप्थ बातें आपने बताई, डेटा बताए, फैक्ट्स बताए। मतलब बहुत सारी चीजें, मुझे ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं आपसे नई चीजें सीख लेता हूँ, जान लेता हूँ। और ये मेरी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने की। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर।